ओके जी, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। वी डिवाइडेड अ बेसिक ऐप इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, और हमने देखा था कि हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को जो प्रॉप्स पास करते हैं उसको किस तरह हमने हैंडल करना है। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इवेंट हैंडलिंग पे है। इवेंट हैंडलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या कि यू हैव सम बटन, जो सिंपलेस्ट वन है। उस बटन पे आप कुछ भी सबमिट, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, एक सिंपल एचटीएमएल का बटन है। ठीक है जी। तो मैं चाहता Since screen visible. ओके जी। सो अगर हम इसको सेव करें तो राइट नाउ इट्स अ सिंपल सबमिट बटन। अब इस बटन पे जो क्लिक करने से मैं चाहता हूँ कि कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है जी। सो कोई भी लॉजिक लिखनी है जावास्क्रिप्ट में, ऑब्वियसली यू राइट लॉजिक इन फंक्शंस। तो फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास हैंडल, सबमिट, देयर आर डिफरेंट वेज टू नेम दिस फंक्शन। अक्सर इवेंट हैंडलिंग फंक्शन को हैंडल के नाम से बाद में उसका नाम रखने। सो ये भी कॉमन कन्वेंशन है। ठीक है जी। हैंडल सबमिट, हैंडल क्लिक, यानी हैंडल का मतलब है कि ये आम फंक्शन नहीं है, ये ऑब्वियसली एरो फंक्शन हम बनाने लगे हैं यहाँ पे। दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर क्लिक को हैंडल करेंगे। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस क्लिक पे जो लॉजिक है वो इस फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। सो यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग अगर हम स्क्रीन पे कुछ लाने के बजाय कंसोल में लिख दें बटन इज क्लिक्ड, राइट। तो ये हैंडल क्लिक फंक्शन इस बटन के साथ जुड़ेगा कैसे, एसोसिएट कैसे होगा, इस बटन को कैसे पता चलेगा कि इसके क्लिक पर ये फंक्शन कॉल करना है। तो इसके लिए हमारे पास HTML में ही अगर आप देखें जावास्क्रिप्ट जो आप लिखते हैं, बटन का जो क्लिक है, अगर जावास्क्रिप्ट में देखें तो यू विल गेट सिंपल एग्जांपल जिसमें कि जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे क्या होता है जी। इसको देखते हैं और ये देखते हैं रिएक्ट में क्या फ़र्क है इसमें। तो ऑन क्लिक की एक एट्रीब्यूट है, इस टैग की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। वो फंक्शन आपने स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिफाइन किया गया होता है जो आपके किसी डॉम को मैनिपुलेट करता है। हम रिएक्ट में इस तरह डायरेक्ट डॉम को मैनिपुलेट नहीं करते, इसीलिए हमने कोई डॉम के फंक्शन भी नहीं पढ़े। डॉक्यूमेंट डॉट या कोई हम डायरेक्टली किसी टैग को इस तरह एक्सेस करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते। उसकी अल्टरनेट जो है वो स्टेट का एक कॉन्सेप्ट रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। हम स्टेट बेस्ड मशीन बनाते हैं। रिएक्ट खुद बैकग्राउंड पे ये सारा जो है वो जो ब्राउज़र की एक्चुअल डॉम है, ब्राउज़र की एक्चुअल मेमोरी में जो टैग्स हैं उनको चेंज कर रहा होता है। इसीलिए जे क्यूरी जो है वो कंपैटिबल नहीं है रिएक्ट के साथ, क्योंकि जे क्यूरी के फंक्शन डायरेक्टली ब्राउज़र की मेमोरी में जो भी टैग्स हैं, डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो जितने भी नोड्स हैं उनको डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ वे टू अपडेट इन रिएक्ट। तो इस हवाले से पहले हम क्लिक के हवाले से देखें तो ऑन क्लिक, उसके बाद एक फंक्शन कॉल, इन दो लाइनों में, दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली बात कि जो HTML में आपने लिखा है वो ऑन क्लिक में ये दो वर्ड है, ऑन और क्लिक, ये दोनों स्मॉल हैं। जबकि रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं कैमल केस नोटेशन, तो ऑन क्लिक कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। रिएक्ट में कैमल केस नोटेशन यूज़ होती है, और कैमल केस नोटेशन में ये होता है कि जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दें, स्टार्ट स्मॉल से करें, और अगर फंक्शन है तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है। अगर फंक्शन ये जो टॉप लेवल कंपोनेंट फंक्शन है, बाकी जो भी फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो पहला फ़र्क क्या है जी, यहाँ से जब इसी को हम लेके आएंगे तो ऑन क्लिक में जो है सी इसका कैपिटल होगा। दूसरा यहाँ पे ये फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो रिएक्ट में वी डोंट कॉल दिस फंक्शन। रिएक्ट में हम सिर्फ फंक्शन रजिस्टर करते हैं। ठीक है, सिर्फ फंक्शन रजिस्टर करने के लिए आपको मेमोरी रेफरेंस देना होता है।
ठीक है, रिएक्ट खुद इसे कॉल करेगा जब इस बटन पे क्लिक करेंगे। और फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट अ टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसलिए ये आइडेंटिफायर है, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन की तरह है, तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जब भी आपने लिखना है, और उसमें आप ये फंक्शन का नाम देंगे। आप इसके साथ ये पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, यू विल नॉट कॉल दिस। तो ये जो दो तीन फ़र्क हैं इसमें कि आपने जब इसको ऐसे, आपके पास कोई हो सकता है डिज़ाइन बना हुआ HTML का, उसको आप रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आप थोड़ी सी चेंजेस कर दें उसमें। जैसे JSX का जिन टैग का क्लोजिंग नहीं है उनका क्लोज कर दें, और जो लास्ट टाइम पढ़े थे हमने रूल्स, ठीक है जी, जहाँ डायनामिक डेटा है उसको लूप लगा के आप करें। तो हमारे पास बटन ऑन क्लिक पे फंक्शन, तो ये क्लियर होगी जी बात। सो यहाँ पे आ जाए, अगर हम इसको सेव करें तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा। तो ना तो हमने टाइमिंग डिटेक्ट करनी है कब कॉल हो रहा है, ना हमने ये खुद इसको हैंडल करना है, इट्स ऑल इज हैंडल्ड बाय रिएक्ट लाइब्रेरी इन इटसेल्फ। सो ये कंसोल पे मैसेज होगा, ये कंसोल, ये वाला कंसोल टर्मिनल नहीं होता, ये प्रोग्राम की आउटपुट ब्राउज़र में शो हो रही है, तो यहाँ कंसोल से मुराद ब्राउज़र का कंसोल है। तो इफ़ वी गो इन ब्राउज़र एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आ जाएं, और यहाँ पे कंसोल को अगर हम शो कर लें, तो ये जो कंसोल है इस पे कुछ भी लिखना है तो आप ये ब्राउज़र कंसोल डॉट लॉग टिपिकली इसके थ्रू जस्ट एक मैसेज ही इसको लिखा है, जस्ट टू चेक कि ये इसके साथ प्रॉपरली प्लग इन हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन इज क्लिक यहाँ पे लिखा आ गया। रिफ्रेश करें, दोबारा रीसेट हो गया। जब भी क्लिक करें तो मल्टीपल टाइम्स करें, तो ये कंसोल का तरीका है कि उसी में काउंटर बढ़ा देता है नीचे लिखने की बजाय, ठीक है जी। तो ये आपके पास इवेंट हैंडलिंग का सिंपल बटन के साथ क्लिक है या माउस का क्लिक है, कीबोर्ड का। ज़्यादातर ऑब्वियसली यूज़र जो है वो माउस के थ्रू ही वेब एप्लीकेशन को ब्राउज कर रहा होता है, और अगर मोबाइल ऐप की फॉर्म में आया तो ये टैब बन जाता है, यही क्लिक जो है वो जो टच स्क्रीन पे क्लिक कर रहा होता है। सो हमारे पास अगर हमने डाटा चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि एक इसके क्लिक पे सिर्फ ये मैसेज ही ना आए बल्कि कोई डेटा भी जो है वो मैनिपुलेट हो, ठीक है जी। तो अक्सर इसमें काउंटर की एग्जांपल ले ली जाती है सिंपलेस्ट के, अगर आपके पास एक वेरिएबल में कोई वैल्यू है काउंटर की, जिसको मैंने जो है 1 से इनिशलाइज करवा दिया या 0 से करवा दें। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था फ्रेगमेंट का टैग आप यूज़ कर सकते हैं या डिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इस बटन से पहले आपने इस बटन का रोल एक दे दिया कि हमने इसको कह दिया कि ये इसका मकसद इंक्रीमेंट करना है, ठीक है जी। सो इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बनाया जिसका मकसद ये है कि इस काउंटर में जो है इसकी वैल्यू को लेगा और इसमें +1 कर देगा, राइट। सो इट विल टेक अ काउंटर and add 1 to its value and then update this counter। अब इस इंक्रीमेंट को भी इसी तरह कॉपी कर लें, और यहाँ पे अगर आप ले आए इंक्रीमेंट को, और यहाँ पे यूज़र को भी इंक्रीमेंट ही अगर आप लिख के दिखा दें, ये वैल्यू यहाँ पे आप किसी में भी H1 स्टाइल में ज़रा क्लियर नज़र आ जाए, काउंटर की इस वक्त जो वैल्यू है, काउंटर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल काउंटर। अब यहाँ पे इनिशियली काउंटर की वैल्यू 1 है, ये फंक्शन आपने जस्ट डिफाइन कर दिया, और यही वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट होगी। जहाँ भी डाटा प्रिंट करना है कर्ली ब्रेसेस में लिखने हैं, बाकी एज इट इज टेक्स्ट आ जाएगा। सो वंस काउंटर इज इक्वल टू 1, अब ये इंक्रीमेंट का बटन है उसके बाद, राइट। तो मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जो कि इस काउंटर की वैल्यू को क्या कर देगा, 2, 1 से 2 कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करूँगा 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हम जूम ज़रा मैंने किया काफ़ी, अभी कंसोल को छोड़ देते हैं। सो नाउ वी हैव अ सिंपल सेटअप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर आपको ये शक है कि फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, तो आप इसमें यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाल सकते हैं लाइन इंक्रीमेंट फंक्शन इज कॉल्ड। सो यू विल सी कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो सेव करें, रिफ्रेश हो, कंसोल में आप डिबगिंग के लिए एक मैसेज जो है टेस्टिंग के लिए डाल के देख सकते हैं। जो कुछ ऑलरेडी इसको क्लियर कर दें, तो इंक्रीमेंट फंक्शन इज कॉल्ड क्लिक करते हैं, इंक्रीमेंट फंक्शन तो कॉल हो रहा है, ये वैल्यू इसकी मेमोरी में अपडेट नहीं हो रही, असल में अपडेट हो रही है। आप इसके साथ ये वैल्यू प्रिंट करके देखें, ये वैल्यू इसमें जो काउंटर की है वो भी मेमोरी में अपडेट हो रही है। आप इसको रीलोड करें, मिस यहाँ पे क्लिक करें तो ये वैल्यू 2, 3, 4 वैल्यू भी अपडेट हो रही है, लेकिन स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही। जो 1 लिखा था वही रहा, यानी एक दफ़ा वैल्यू इनिशियल आप 1 कर दें, इसको इनिशियल चाहे 5 कर दें, सेव करें, जो आप इनिशियल लिखते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन। जब वो प्रोग्राम लोड होता है वो मेमोरी से वैल्यू रीड करता है और ब्राउज़र अपने पास उस टैग में शो करता है। जब वो वैल्यू जो वो शो कर रहा है, अगर आप पीछे मेमोरी में ये वैल्यू चेंज कर दें प्रोग्रामेटिकली, तो आप चाहते हैं स्क्रीन भी अपडेट हो, ताकि आपकी मेमोरी और आपकी स्क्रीन, आपकी यूआई दोनों सिंक रहें आपस में। तो इसके लिए जो है वो फिर आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हमने इवेंट हैंडलिंग के हवाले से वैसे एग्जांपल डिस्कस की है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टेट। ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस वेरिएबल एज अ स्टेट वेरिएबल। क्यों बनाएंगे जी और कब बनाएंगे ये ज़रा, और स्टेट वेरिएबल बनाने का क्या फ़ायदा होगा, ये डिस्कशन है हमारा। जी, स्टेट वेरिएबल से क्या मुराद है, आम वेरिएबल में और स्टेट वेरिएबल में क्या फ़र्क है? पहली तो बात ये भी एक वेरिएबल ही है, यानी एक ब्लॉक है मेमोरी में। स्टेट वेरिएबल में खूबी है कि अगर आप उसको स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो रेक्ट इसकी मेमोरी को वॉच करेगा। रेक्ट हमेशा इसकी मेमोरी को मॉनिटर करेगा, वॉच करेगा। जब भी इसकी मेमोरी चेंज होगी किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू, तो जहां जहां ये स्क्रीन पे शो हो रहा है पुरानी वैल्यू, वो स्क्रीन पे भी अपडेट कर देगा। यानी ना सिर्फ आपने कोड नहीं लिखना रिफ्रेश करने का, आपने आम तरीके से इस तरह इसकी वैल्यू ही अपडेट करनी है। अगर आप स्टेट वेरिएबल बना देंगे तो जो ही वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि रेक्ट उसको वॉच कर रहा है, तो जहां जहां मेमोरी ये स्क्रीन पे भी ये वेरिएबल रेफर हो रहा है वहां वहां ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वो तमाम कैलकुलेशन जिसमें ये यूज हुआ है वो सारे फार्मूले अपडेट हो जाएंगे। अगर किसी कंपोनेंट को प्रॉप्स में पास किया गया है तो अपडेटेड प्रॉप्स उसको रिफ्रेश करके पास कर दी जाएंगी। तो ये सारे फायदे कब मिलेंगे जब आप इसको सिर्फ डेकोरेशन की लाइन बदलनी है, यानी रैक को बताना है कि ये वेरिएबल। अदरवाइज क्या होता है कि जो भी आपका इनिशियल वैल्यू होती है रिएक्ट एक दफ़ा उसको पढ़ता है और ब्राउज़र के मेमोरी में लोड कर देता है, फिर वो आगे मेमोरी में अगर चेंज भी हो ब्राउज़र को नहीं पता चलता कि मेमोरी में चेंज हो रहा है। आपको जो है वो ब्राउज़र में पुरानी वैल्यू ही नज़र आ रही होती है, आपको रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो फिर वो आइडिया होता है, या कंसोल से आइडिया होता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेरिएबल सिर्फ दो जगह फर्क आएगा। एक तो ये इसको डिक्लेयर एज अ स्टेट वेरिएबल, दूसरा फिर कॉन्सेप्ट है अपडेट, हाउ टू अपडेट, या यूं कह लें अपडेट स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्ली। यानी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने यहां कोई चेंज नहीं करनी, यहां मैंने यूआई को नहीं मैंने छेड़ना। यूआई में जो वेरिएबल, अरेज, डाटा, ऑब्जेक्ट्स रेफर हो रहे हैं उनको मैंने डिक्लेयर करने का नया सिंटैक्स रिएक्ट ने दिया है, उस तरह डिक्लेयर करूंगा। और फिर जब अपडेट करूंगा तो डिक्लेयर करते वक्त, अपडेट करते वक्त दोनों
सूरतों में ये इक्वल टू नहीं यूज करना, ठीक है जी। इसकी जगह आप रिएक्ट के फंक्शंस कॉल करेंगे भी, इसको अपडेट कर दो, उसमें पैरामीटर देंगे। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल्स ओनली एट 2 प्लेसेस। किस तरह से ये देख लीजिए, जो है वो 2 चेंजेस देखें रिक्वायर्ड हैं। ये मैं नीचे लिख के इसलिए छोड़ दिया कि आपको याद रहे कि 2 चेंजेस सिर्फ रिक्वायर्ड। आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक फंक्शन आप इंपोर्ट करेंगे रैक की लाइब्रेरी से। जब फंक्शन के थ्रू करना है तो फंक्शन आपने नहीं बनाना, इसका मतलब कॉमन सेंस से रैक में ऑलरेडी बना होगा। उस फंक्शन का नाम है यूस्टेट फ्रॉम लाइब्रेरी जो रैक की है वहाँ से बेसिक से। जब आप प्रोजेक्ट बेसिक बनाते हैं तो पैकेज.json में आप देख सकते हैं कि रैक की लाइब्रेरी इंस्टॉल है और इस लाइब्रेरी में काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है। इस लाइब्रेरी में एक फंक्शन हमने जो इंपोर्ट किया है वो कौन सा है जी? जो भी फंक्शन आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो लाइब्रेरी पहले यहाँ इंस्टॉल होनी चाहिए। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। आप टेस्टिंग नहीं कर रहे तो खामखा इसको ओवरलोड किया। मैं भी आपको देता हूँ npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, इसको ख़त्म कर दें। अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ कर रहे, सो यू कैन डिलीट दिस, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा जो है वो यूज स्टेट का फंक्शन। यूज स्टेट का फंक्शन मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट से किया, ठीक है जी। किस किस लाइन पे चेंज आएगी जी? 4 और 7, यानी सिर्फ जावास्क्रिप्ट में चेंज आनी है, यूआई में नहीं आनी। यूआई आपने जो एक दफा बना दी उसमें जो डाटा है रिएक्ट की जिम्मेदारी कर देंगे कि अगर ये डाटा चेंज हो तो स्क्रीन को पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करना, सिंक रखना है। यानी सिंक रखने से ये मुराद है कि एफिशिएंट तरीके से अपडेट करना। फॉर एग्जांपल अगर इस दीवार पे एक डॉट लग जाए तो एक तरीका ये पूरी दीवार ही गिरा दो जी, दोबारा बनाए। इट्स एन एक्सपेंसिव वे, लेकिन ऑब्वियसली फिर दोबारा नहीं बनाए पेंट करें। या दूसरा तरीका ये कि सिर्फ उसी इतने एरिया पे ब्रश चला दें इसी तरह का पेंट लेके। तो रैक जो है स्टेट को एफिशिएंट करने के लिए बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी। यूँ समझ लें कि स्टेट का जो पिलर है ना एक रैक का कॉन्सेप्ट, इसकी जो पॉपुलैरिटी उस स्टेट की वजह से कि आपके पेज में अगर यूज़र ने फेसबुक में ही लाइब्रेरी बनी है, एक इतनी कॉम्प्लेक्स यूआई लोड हुई है, यूज़र ने एक लाइक का बटन प्रेस किया, जब अगली दफ़ा लॉगिन हो तो हमने याद रखना है कि इसने ये लाइक किया, तो सेफ सर्वर पे करना है, ठीक है जी। तो अगर उसने एक लाइक का बटन किया है तो लाइक के बटन को सिर्फ ब्लू करने के लिए हम पूरा सारी पोस्ट डिलीट करें, दोबारा अमेरिका से सारी पोस्ट मंगवाएं, फिर लोड करें और फिर वहां पे लाइक बटन जो है ब्लू में नजर आए। इस तरह फेसबुक का सर्वर तो वैसे चोक हो जाएगा जितने उनके पास यूजर है कि छोटी छोटी रिक्वेस्ट के लिए सर्वर। तो यहाँ पे बेसिकली ये लाइब्रेरी उन्होंने ही इन्वेंट की है कि हम अपने सर्वर पर अगर बहुत लार्ज स्केल हो, रेक्ट है ही लार्ज स्केल सिस्टम के लिए, छोटा सा सिस्टम है वर्डप्रेस पे भी बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, रेक्ट है ही बड़ी कंपनीज के लिए कि जिनकी ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो तो वो कैसे हैंडल करें, ठीक है। ये अदरवाइज तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये ज़रूर नई बात है कि जहाँ बाकी सिस्टम्स की बस हो जाती है वहाँ से ये इसकी समझ फिजिबिलिटी शुरू होती है। तो अगर आपका जो यूज़र है उसमें एक वैल्यू चेंज हुई है तो कोई ऐसा तरीका हो कि ब्राउज़र में सिर्फ स्टैक में जाके डेटा में अपडेट कर दूं, पूरा पेज मुझे रीलोड रिफ्रेश ना करना पड़े और सर्वर पे भी रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े, मैं लोकली यूआई भी प्रोड्यूस कर दूं, मैं HTML CSS भी रेंडर लोकली मशीन पे कर, तो टोटली सर्वर को हमने रिलैक्स कर दिया। और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड रखते हैं उन्हें पता है सर्वर जितना रिलैक्स होगा, सर्वर जितना लाइट वेट होगा, उतना ही आपका सिस्टम जो है फास्ट है। द होल
स्टोरी लाइज इन मेकिंग योर सर्वर एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल कि 10,000 बंदे भी इकट्ठे इस पे लॉग इन हो जाए, ब्राउज कर रहे हो तो जो है वो स्लो ना हो परफॉर्मेंस, पेज लोड बहुत ज़्यादा ना टाइम बढ़ जाए। तो ये सारी टेक्निक्स की वजह से जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब की जब साइट जो है वो, और ये सेम आर्किटेक्चर फॉलो होता है रिएक्ट में भी, एंगुलर में भी, व्यू में भी, जिनको हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस कहते हैं। अब विद दिस थियरी लिखना कैसे है जी, ये देख लेते हैं। आपने लिखा यूज स्टेट, तो आप ये जो वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं ना, इसको यूज स्टेट के फंक्शन में दे दें, सॉरी यूज स्टेट के फंक्शन में ये वैल्यू पास कर दें। चाहे चल रही हो तो थ्योरी बंदा ज्यादा बोलता है कि चलो यार साथ साथ चीजें टाइप नहीं करना पड़ा, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। टाइपिंग थोड़ी सीखनी हमने, टाइपिस्ट तो नहीं बनना, ठीक है। तो मैंने देखा अक्सर थ्योरी ज़्यादा बोली जाती है कि चलो यार थोड़ा एक और सीख लेते हैं फिर टाइपिंग शुरू करते हैं, तो आपने चुप भी नहीं रहना। सो यू कीप ऑन लिंगरिंग ऑन, वो जो है थोड़ा सा उसको लेंथी करते जा रहे हैं, लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप भी कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दीज आर सम टिप्स दैट यू कैन एंजॉय योर टी एज वेल एज यू कैन हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। ओके जी, यूज स्टेट में आपने लिख दिया 5। अब ये जो फंक्शन है, एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग, फंक्शन जो है जो नंबर मैंने यहाँ पे इसको इनपुट दिया, इसको नंबर भी दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ, क्या आईडी दे, या एक अरे भी दे सकता हूँ, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी दे सकता हूँ। ज़्यादा बहुत लेंथी डाटा है तो इसमें पैरामीटर में यहाँ पे स्पेस बना लें, तो यहाँ पे जो मर्जी आप जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। सो यू कैन पास एनी, और इस सारे में जो है वो जब चेंज आएगी तो वो रिएक्ट उसको खुद मैनेज करेगा। तो यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू देते हैं, कौन सी वैल्यू, इनिशियल, लेकिन इसको साथ ये भी बता देते हैं भाई इस पे नजर रखनी, जब भी ये मेमोरी में चेंज हो तो जहां जहां ये मैंने रेफर की हुई है उसको भी अपडेट करना उसकी जिम्मेदारी है। अब ये जो रिटर्न करता है ना, बेसिकली ये एक अरे रिटर्न करता है। उस अरे में दो बेसिकली जो है वो वैल्यूज होती है। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, अरे। अक्सर हम इस अरे को इधर ही डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, अरे की डीस्ट्रक्चरिंग आपको रिटर्न टाइप की डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई थी। इस अरे में दो एलिमेंट्स होते हैं, पहली यही वैल्यू होती है जो आपने पास की है, यही वो रिटर्न कर देता है, तो उसको हमने काउंटर वेरिएबल में रख लिया। तो इसका मतलब मैंने डायरेक्ट काउंटर करना था, मैंने यूज स्टेट को जो वैल्यू दी वही उसने रिटर्न कर, ताकि मैं अपना नाम रख सकूं उसमें कॉपी कर सकूं। और अगर इस वैल्यू को कभी अपडेट करना है तो डायरेक्ट काउंटर को नहीं अपडेट करना, यहाँ पे आपने एक फंक्शन आपको मिलेगा, इस फंक्शन का नाम अक्सर कन्वेंशन, ये सारी कन्वेंशन है, मतलब ये रूल नहीं है, ये नहीं रटना कि ऐसे ही होता है। मे बी 99 या 100% ऑफ द टाइम तो आप ऐसे ही लिख रहे होंगे तो आपको लगता है कि शायद ये कीवर्ड है, ऐसे ही करना होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो जो दूसरा पैरामीटर है वो फंक्शन है, इसको कहते हैं सेटर फंक्शन। जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, गेटर एंड सेटर पढ़े हैं, तो ये वेरिएबल इसको सेट करना, यानी इसको अपडेट करने के लिए वैल्यू डायरेक्ट नहीं असाइन करनी, ये सेटर फंक्शन कॉल करेंगे, सेट काउंटर। और इसका कैमल केस में नोटेशन में दे दिया नाम। अजान जरा सुन लेते हैं फिर आगे कर। ओके जी, साथ हैं जी, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये आपने एक टिपिकल पैटर्न का है। आमतौर पर पहला जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे हम यूं ही समझते हैं कि जैसे काउंटर इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, और दूसरा जब इसकी वैल्यू अपडेट करनी है 6 करनी है तो काउंटर इक्वल टू 6 नहीं करना मैंने, बल्कि इसकी वैल्यू को डायरेक्ट नहीं कभी छेड़ना। अगर आप डायरेक्ट मेमोरी में जाके खुद चेंज कर दें मैनुअली तो रैक को कैसे पता चलेगा चेंज होगी। तो ये दूसरा फंक्शन, इसको कहते हैं सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन कोई स्पेशल नाम नहीं है, सेट करने का मतलब होता है कोई नई वैल्यू देना, यानी आपने जब भी इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है उसको एज पैरामीटर इसे में दें। तो यहाँ पे अब ये जो लाइन है इसको हम बदल देंगे, करना तो हम यही चाहते हैं काउंटर में +1,
लेकिन काउंटर को इशू लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट नहीं असाइन करनी कभी वैल्यू, बल्कि ये सेटर का फंक्शन पास कॉल करें दिस वन, यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट को फंक्शन कॉल से बस रिप्लेस कर दें, उसमें पैरामीटर दें और इसे पता है कि इसका पेयर कौन सा है साथ सेट काउंटर को कि ये काउंटर की वैल्यू का पैरामीटर है, तो ये फंक्शन ये वैल्यू खुद इसको असाइन करेगा। लेकिन ये यहां से 2-3 काम और भी करेगा, यानी ये सबसे पहले इसकी वैल्यू को असाइन करेगा, फिर देखेगा यूआई में ये कहां इसकी पुरानी वैल्यू थी, यूआई में भी जाके अपडेट करेगा, फिर देखेगा किस किस फंक्शन की प्रॉप्स में पास की गई उसको भी जाके अपडेट करेगा, या किसी फार्मूले में यूज की गई जहां जहां यूआई में है, बगैर पेज रिफ्रेश किए अगर 10 वेरिएबल है आप यहां पे ज्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, अगर 10 वेरिएबल है एक की स्टेट में चेंज हो रही है तो सिर्फ उस एक को ही चेंज करेगा, सबको नहीं, तो एफिशिएंट अपडेट करेगा। जी सेटर के बाद इसके अंदर जो लॉजिक लिखी है इसको कहते हैं स्टेट अपडेट करने का फंक्शन है, इसको मैं कहूंगा मैंने सेट काउंटर किस चीज का फंक्शन है, स्टेट अपडेट। और स्टेट अपडेट करने से क्या मुराद है कि जो आपने उसमें वैल्यू दी है वो स्टेट वेरिएबल को पहले असाइन हो, फिर मेमोरी में जहां भी वो रेफर हुआ है वो भी अपडेट, अगर कहीं प्रॉप्स में है तो वो भी कंपोनेंट री रेंडर, ठीक है, उसको भी कहा जाएगा भाई तुम्हें जो प्रॉप्स में पुरानी वैल्यू आई थी अब ये नई वैल्यू इसके मुताबिक सारा अपना जो है वो कैलकुलेशन। इसको सेव करते हैं और अब आप देखें तो यहाँ पे 5 से जो स्क्रीन में हमें डायरेक्ट ये अपडेट होता नजर आ रहा ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं की, यहाँ पे जो मैं वेरिएबल रेंडर कर रहा हूँ ये मैंने एज अ स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो इसलिए इस वेरिएबल को जब भी अपडेट करता हूं जो इसके साथ सेकंड पैरामीटर स्टेट का, मतलब इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, सेट काउंटर है ना तो आप इसका नाम एफ रख दें, एफ फॉर फंक्शन, तो यहाँ पे एफ रख दें, यानी ये कोई लॉजिक नहीं कि इसका नाम आपने हमेशा सेट से ही रखना है, अब भी बिल्कुल उसी तरह से ही वो चलेगा, लेकिन आमतौर पर हम बहुत से जब आपने स्टेट वेरिएबल हो जाए हर एक के साथ एक फंक्शन जुड़ा हुआ है तो उसी का नाम उसके अंदर आ जाए सेट काउंटर, ताकि इजी रहे ट्रेस कि ये स्टेट उसको अपडेट करने का है। तो बाज लोग ना क्वेश्चन में ये भी बड़ा पूछते हैं और 90% आप देखें इसका गलत जवाब देते हो, कहते हैं क्या स्टेट अपडेट फंक्शन का नाम सेट के अलावा कुछ रख सकते हो, कहते हैं नहीं, ये तो आप जो भी ट्यूटोरियल पढ़े जो भी नेट से पढ़े हमेशा उसने यही नाम रखा है, तो ये जस्ट की मेमोराइज इट, अच्छा यही रखना होता है, लेकिन उसकी एक रीजन मैंने बताई है, बट दिस इज नॉट एसेंशियल। मतलब आप कह सकते हैं अपडेट काउंटर, इंक्रीज काउंटर, लेकिन आमतौर पर कन्वेंशन ये है कि सेटर फंक्शन बाय डेफिनेशन ऐसा होता है जो एक वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करे। आई होप इट्स क्लियर। जी हमारे पास ये बेसिक जो है वो स्टेट में हमने, अच्छा अब पहले दिन से आखिरी दिन तक जब तक आप जिंदगी में पढ़ रहे हैं 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सीखने हैं, इसके अलावा तीसरा कोई एक कॉन्सेप्ट भी नहीं है रिएक्ट में, सिर्फ स्टेट एंड प्रॉप्स। मतलब स्टेट के जो मेन पिलर्स ये हैं, मेन भी ये हैं, सब भी ये हैं, देयर आर ओनली 2 थिंग्स। जब स्टेट में एक सिर्फ नंबर ना हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो, जब स्टेट मल्टीपल कंपोनेंट में शेयर करनी हो, रिडक्स यूज कर लें, सारे कॉन्सेप्ट स्टेट के ही अराउंड है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर लें, रिडक्स स्टोर बना लें, स्टेट मैनेज करनी है, प्रॉप्स में ना पास करनी पड़े, इजी मैनेजमेंट आ जाए। सो एवरी सोल्यूशन दैट यू फाइंड, जो जितनी भी लाइब्रेरीज का नाम आपने सुना है वो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट के, और लॉजिक को सारा कोड एक ही में लिखने की बजाय डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर, ये जो है हुक फंक्शन है, यूज स्टेट, जिसका भी नाम यूज से शुरू हो रहा है, ये क्या है? अब हुक क्या है? इसको हुक क्यों कहते हैं? बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन में, पहले यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकली भी, जो है वो रिएक्ट में
reactjs.org। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट बाकी आप देखें इसी तरह से लिस्ट वगैरह, मैप लगाना, फॉर्म बनाना, वही HTML के मेनली यही है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टेट क्या। अच्छा, हुक्स क्यों इन्हें कहते हैं, व्हाट आर हुक्स बेसिकली। ये डेफिनेशन आपको मिलती है फ्रॉम दी रिएक्ट टीम। हुक्स एक ऐसे फंक्शंस हैं, है तो देखिए हर चीज अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, पूरा कंपोनेंट भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो वो जो यूज स्टेट है वो भी तो एक फंक्शन ही कॉल किया ना। लेकिन इस फंक्शन के पे खास बात है जो बाकी फंक्शन के अलावा इसका रोल स्पेसिफिक है। जिस तरह मैं कहूँ जी स्टूडेंट क्या है, मैं कहूँ यार वो भी इंसान ही होता है, टीचर क्या है वो भी इंसान ही होता है, ठीक है जी, जो है वो कोई भी ले ले तो रोल से इंसान पहचाना जाता है ना। तो प्रोग्रामिंग में तो फंडामेंटली हर चीज या फंक्शन है या रे है या ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं डेटा टाइप। लेकिन उसका रोल क्या है, वो स्पेसिफिक किस पर्पस के लिए, उसके लिहाज से उसका नाम है। नाम के हुक क्या होती है, हर चीज के हम नाम यही कह सकते हैं भी फंक्शन होता है, या कहते हैं रे होती है, ऑब्जेक्ट तो गलत तो आप नहीं कह रहे, लेकिन ये कहना काफी नहीं है कि ये फंक्शन। भाई फंक्शन तो फिर बाकी भी होते हैं, इसको क्यों हुक कहते हैं, रोल की वजह से ना, किसका क्या स्पेसिफिक रोल है। तो हुक्स एक ऐसे फंक्शंस हैं जो that let you use state and other React features without writing a class। टेक्निकली तो ये इसका मीनिंग है। वो कहते हैं कि आपको बेसिकली इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं फंक्शन में, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास में होता है कि एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनिशियल वैल्यू होगी। फंक्शन में कहाँ इनिशियलाइजेशन आ गई, फंक्शन तो जब कॉल होगा शुरू से एंड तक कॉल होगा, दोबारा कॉल होगा तो फिर शुरू से एंड तक होगा। तो ये शुरू में जब रिएक्ट आई 16 वर्जन तक, तो रिएक्ट में एक ही तरीका था प्रोग्रामिंग का कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस बनाएं, कंस्ट्रक्टर में स्टेट इनिशियलाइज करें। आफ्टर दैट रिएक्ट की टीम ने कुछ नए डिजाइन पैटर्न दिया कि बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिएक्ट में कैसे आप कोड लिखेंगे। जब बगैर क्लासेस के हम आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसलिए मैं पढ़ाते ही नहीं शुरू वाले मॉड्यूल में अक्सर, क्योंकि मैंने हुक्स बेस्ड मॉडर्न सिंटेक्स को ज़्यादा लेके चलना है, उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ। करवा भी दिया जाए तो बेसिक इंट्रो हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास में आप कर सकते हैं, सिर्फ एक फंक्शन में नहीं। आपके ज़हन में आएगा कि कंस्ट्रक्टर तो नहीं होता फंक्शन में, डिस्ट्रक्टर तो नहीं होता, उसका लोडिंग टाइम, उसका लाइफ साइकिल तो नहीं होता कि पहले कंस्ट्रक्टर होगा फिर ये फंक्शन होगा फिर डिस्ट्रक्टर होगा। तो ये सारी फीचर्स उन्होंने फंक्शंस ऐसे स्पेशल दिए जो वो काम करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के डिफरेंट एलिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये कंपोनेंट है तो ये यूज स्टेट में जो वैल्यू दे दी है ये क्या है, इनिशियल है। अगर प्रॉप्स में चेंज होगी, ये फंक्शन दूसरी दफा कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर तो एक ही दफा होता है उस ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में, तो ये बार बार यूज स्टेट इनिशियलाइज नहीं हो रही होती। ये एक लिहाज से कंस्ट्रक्टर का अल्टरनेट है कि इनिशियल ये दे दिया आपने वैल्यू। इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर की बजाय उन्होंने, और इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया जी, अच्छा ये उन्होंने एक डिजाइन पैटर्न रखा कि ये कैसे पता चले ये आम फंक्शन या हुक, ये फंक्शन स्पेशल है इस तरह का। तो ऐसे फंक्शन को कॉन्सेप्चुअली तो हुक्स कह रहे हैं, सिंटैक्स में उन्होंने रूल रख दिया कि ऐसे फंक्शन का नाम हमेशा यूज से शुरू होगा। तो एक आम अल्फाज में जिसका भी नाम मैं यूज से लिख रहा हूं वो हुक बेस्ड फंक्शन है, उसका स्पेसिफिक रोल है, यानी वो काम जो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास के बगैर नहीं हो सकता था, फंक्शन में भी हो सकता है। तो इसलिए जितने भी मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं सारी हुक बेस्ड ही कन्वर्ट हो गई हैं या हो रही है। रिएक्ट दोनों स्टिल पैटर्न देता है, राउटिंग की लाइब्रेरी, आपके एनिमेशंस की लाइब्रेरी, जितने भी डिजाइन पैटर्न्स की हैं, आप जो भी नया वर्जन है वो एक ही मार्केटिंग उनका पॉइंट हुक बेस्ड करती है। हुक्स आर इजियर सिंटेक्स वाइज, इजियर, कोड का ओवरहेड बॉयलर प्लेट कम है, एफिशिएंट भी हैं एज कंपेयर टू क्लासेस। तो जब ये सारे फायदे हैं
तो कौन क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस, और रिएक्ट की टीम का रिकमेंडेड जो वे है वो भी यही है। इसलिए हुक्स का सिंटैक्स का मतलब ये है कि यू आर लर्निंग मॉडर्न सिंटैक्स ऑफ डूइंग थिंग्स इन रिएक्ट। तो अगर मैं इसको क्लास में बदलूं तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर में ले जाऊंगा एंड सो ऑन, थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये इसका एक रेंडर फंक्शन बना दूंगा, इसीलिए इसको रेंडरिंग भी कहते हैं, उसमें रेंडर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शन से रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हुक्स जो है ऐसे फंक्शन है जो 16.8 में इंट्रोड्यूस किए गए, जो आपको वो काम करने की जो है वो सलाहियत एक फंक्शन आर्म को देते हैं जो कि क्लास के बगैर भी करने के लिए, यानी जो क्लास में ही सिर्फ मुमकिन था। वो नीचे फिर एग्जांपल बनाता है कि किस तरह से ये जो है वो आप करेंगे। वीडियो इंट्रोडक्शन ये बहुत ही पुरानी है, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस की तो ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अक्सर लोग कहते हैं आप क्यों हुक से पढ़ाते हैं, यही रिएक्ट के डेवलपर्स हैं जो आपको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिएक्ट टुडे एंड टुमारो एंड 90% क्लीनर रिएक्ट विद यानी 1-2% नहीं। और अक्सर शुरू में ओरिएंटेशन में कहते सर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं पढ़ाते, मैं कहता हूँ यार मैंने हुक बेस्ड सिंटैक्स लेके चलना है जो मॉडर्न है, उसका क्या फायदा ये आपके सामने लाएंगे। और जितनी भी मॉडर्न लाइब्रेरी, रिडक्स लाइब्रेरी वो भी हुक बेस्ड बन गई सारी टूल। रेट राउटिंग डॉम अभी आप खोलें, अभी उसका वर्जन आया, वो यही मार्केटिंग करते हैं, अब हमने हुक बेस्ड कर दी, यानी हमारा कोड मोर क्लीनर एंड बेटर हो गया, एफिशिएंट हो गया। तो ये सारी जो है वो ये कंप्लीटली ऑप्शन है। वो कहते हैं क्लास बेस करें या हुक्स का सिंटैक्स यूज करें। ठीक है जी, बैकवर्ड कंपैटिबल है, अवेलेबल है, नो प्लान टू रिमूव। अब कहते हैं क्लासेस खत्म फिर क्यों नहीं कर देते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप खत्म, वो कहते हैं जी इतने आप सॉफ्टवेयर शुरू के जो बने हैं वो सारी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा कोई प्लान नहीं है ख़त्म करने का, लेकिन आपको ये मशवरा है कि ग्रेजुअली आप हुक्स की तरफ मूव कर दें। तो हम नया पढ़ रहे हैं, हम क्यों पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़, वी शुड स्टेट अवे लर्निंग समथिंग न्यू। तो हुक्स वो कहता है कोई नया नॉलेज नहीं रिप्लेस करते, बल्कि ये आपको एक डायरेक्ट एपीआई देते हैं जो आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, प्रॉप्स वगैरह, ये सारा हुक्स ऑफर यू अ न्यू पावरफुल वे टू कंबाइन देम। तो दैट्स व्हाई इस कोर्स में जो हम सिंटैक्स पढ़ेंगे सारा वो हुक्स बेस्ड होगा। और हुक्स को लिखने के रूल क्या है वो आप जो है वो आगे वो बता रहा है कि इसकी मोटिवेशन क्या है, हमने हुक्स क्यों बनाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या इशू आ रहे थे। ऑल्दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन जो है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि ये सबसे बेहतर डिज़ाइन पैटर्न है लार्ज स्केल प्रोग्राम्स के लिए, बट ऑब्वियसली फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये हुक्स का सिंटैक्स है, बहुत जो मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, दे आर मच सुपीरियर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो है वो रीयूज़ जब आपने लॉजिक करनी हो कंपोनेंट्स में मुश्किल होती है, और हुक्स से ज़रा आसान हो जाता है। हुक्स से ये फ़ायदा है, अगर आपने थ्योरेटिकली कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बिकम हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसका फ्लो ज़रा अंडरस्टैंड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, इसका मतलब डिबगिंग में भी टाइम ज़्यादा लगेगा और इस एरर्स भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये सारी क्लासेस अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्लासेस कंफ्यूज बोथ, बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है और कंप्यूटर भी कहता कंफ्यूज हो जाता है, बात का ऐसा कोड बन जाता है फ्लोस का कि वो ना आपको समझ आ रही है और ना सॉफ्टवेयर को समझ आ रही है इसको कैसे चलाऊं। ठीक है जी, तो मतलब दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मशीन्स कंफ्यूज बोथ पीपल एंड। तो ग्रेजुअली वो कहता है जी अगर आपका पुराना सॉफ्टवेयर सारा बना हुआ है क्लास में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप कुछ फाइलें क्लास में रख लें, कुछ हुक्स में कर लें। आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, कोई बंदा आपको प्रोजेक्ट देता है, वो कहता है इसमें नई एडिशन कर दो, उसने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बनाया हुआ है, तो इसका ये नहीं मतलब आप नए भी सारे क्लास बेस्ड ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस ही लिखें। आप हुक्स में और फंक्शनल कंपोनेंट्स में सारी लॉजिक लिखें, वो क्लासेस में भी यूज कॉल हो जाएंगे और उसके अंदर भी क्लासेस कॉल हो जाएंगे, यानी दोनों आपस में। इसीलिए तो ग्रेजुअली अडॉप्ट कर सकते हैं ना, कि जो आप थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करते जाएं या नए जो बनाए वो उसमें बनाते जाएं हुक्स में। तो हुक्स आर अ प्रीमियम एंड मोर रिकमेंडेड वे टू वर्क। अच्छा जी,
आगे हुक्स का जो मेन फीचर है, जैसे स्टेट हुक वगैरह है, यहाँ पे रूल्स ऑफ हुक्स क्या है। सबसे पहले हुक को हमेशा टॉप लेवल पे लिखना है। आप इस फंक्शन को जो हुक जिसको हम कह रहे हैं, इसको आप किसी के अंदर नेस्टेड नहीं लिख सकते, लोकल नहीं लिख सकते। हमेशा जब हुक डिफाइन करें, कॉल करेंगे, डिफाइन तो पहले हुई है हमने इंपोर्ट की, तो हमेशा उसको यानी फंक्शन में टॉप लेवल करेंगे, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं कर सकते। स्कोप उसका फंक्शन लेवल पे होना चाहिए। तो ये रूल्स हैं कुछ। रिएक्ट फंक्शंस के अंदर ही कॉल हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हुक्स नहीं यूज कर सकते। यानी आप लॉजिक या हुक्स में लिखेंगे या क्लास में मिक्स नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, एक पूरा मॉड्यूल, एक पूरी फाइल, एक पूरा कंपोनेंट लिख लिया क्लास में, और एक कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स हुक्स में। लेकिन ये नहीं कर सकते एक ही कंपोनेंट के अंदर आधा आधा कर लें, मतलब इस तरह का नहीं है कि ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो एक क्लास डिक्लेयर करना शुरू कर दूँ, ऐसे नहीं कर सकते। या क्लास के अंदर आप यूज स्टेट कॉल करें, ऐसा नहीं, ये आपस में कंपैटिबल नहीं। लेकिन ये जरूर हो सकता है, ये मल्टीपल फाइलें, कोई फाइलें मैंने क्लास से बनाई हो या मुझे पहले मिल गई हैं, कुछ जो नई यूआई है वो मैं हुक्स में बनाऊँ। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट ज़रा। और इसमें बाकी जो अभी इनिशियल स्टेज पे ये अपनी भी कस्टम हुक्स हम बना सकते हैं। बहुत सी हुक्स बनी हुई हैं जो बड़ी पॉपुलर है, यूज इफेक्ट की, यूज स्टेट की, यूज रेफ की, यूज रिड्यूसर की, यूज डिस्पैच की। हम अपनी भी कस्टम बना सकते हैं। अगर अपनी कस्टम बनानी है तो उसके फिर क्या तरीके हैं, जो आगे एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं कि आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन, जिस तरह मैंने बताया, यूज से नाम अपना भी शुरू करें, ठीक है जी। कस्टम हुक को अपनी कैसे बनाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको पास इंफॉर्मेशन, हुक्स के अंदर हुक्स भी यूज़ हो सकती हैं, फंक्शन के अंदर हो सकती हैं, क्लास के नहीं। तो उसने ऐसे ही लिख दिया, देखें, यूज़ योर इमेजिनेशन, उसमें लिखें क्या, वो आपकी अपनी इमेजिनेशन। तो एडवांस लेवल पे आपको जरूरत पड़ती है। वैसे जो लाइब्रेरीज आप इतनी आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी उन्होंने कस्टम हुक्स वगैरह लिखी होती हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर, यही टोटल रिएक्ट में यही है। तो ये जो यही ज़्यादा यूज़ होती हैं। यूज़ स्टेट भी हम पढ़ेंगे, यूज़ फैक्ट भी पढ़ेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी पढ़ेंगे। ये बेसिक कोर हुक्स हैं जो हमने पढ़ा कि यूज़ स्टेट में इनिशियल स्टेट देते हैं, स्टेट और सेट स्टेट, यानी सेट के साथ नाम रख के ये कन्वेंशन जो है वो रिटर्न द स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट एंड सो ऑन। और जब भी आपने स्टेट को चेंज करना है तो क्या देंगे, न्यू स्टेट। सो इट हैज सम थियरी बेसिकली, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही दो हैं तो उन पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि स्टेट एंड प्रॉप्स ही जब हैं तो उसको थ्योरेटिकली भी ताकि अगर किसी इंटरव्यू में भी आए तो वो भी तो डिफेंड कर सके ना, सिर्फ टाइपिस्ट ही तो ना हो, तो वो बात हो रही हो क्या फ़ायदा क्यों है, जो है वो you should be able to defend what you have studied is the most is better than compared to the other or class based components, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो एक यही वाला आप कोड देखेंगे, आपको समझ आएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं लेकिन मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ थोड़ा सा तरीका है। जिस तरह यू स्टेट की जगह वहाँ कंस्ट्रक्टर है, उसमें स्टेट देनी होती है। ओके, विद दिस बैकग्राउंड सारी स्टोरी यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट तो बज़ाहिर को इतनी मुश्किल नहीं लग रही कि एक इट्स जस्ट अ न्यू वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो लेट्स मेक सम मोर एक्सपेरिमेंट्स के मैं जो है वो यहाँ पे एक नंबर की बजाय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अरे 5 10 15 या ठीक है, यहाँ पे एंटर एक अरे ले लेता हूँ जी। मैं अरे ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कोई जो है ना टास्क वगैरह कर लें, अरे मैं पढ़ा देता हूँ। एक जैसे आपको पता है रेफरेंस टाइप है, ऑब्जेक्ट का पढ़ा देता हूँ, अरे का कर लें। ये है बैन भाई, उसमें इंडेक्स है तो उसमें प्रॉपर्टी बाय नेम है। रूल भी आपने देखा, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड, ये वो सारे एक जैसे हैं दोनों के। तो दोनों मैं करवा दूंगा तो फिर तो टाइपिंग स्पीड ही होगी आपकी। कुछ थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी ला ले आए तो ऑब्जेक्ट पे खुद से देख सकते हैं। 5 10 15 20 25 यहाँ पे अगर मैं
बल्कि इसको मैं इस तरह कर दूं, मार्क्स कर देते हैं इसे कि ये किसी टेस्ट में मार्क्स हैं और सेट मार्क्स 90 है, फिर 40 हैं, फिर 80 हैं, फिर 20 हैं, फिर 75। सो अ स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट मार्क्स। तो मैं जो है यूआई इस तरह से चाह रहा हूँ, ये जो है एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने स्पेस के लिए ज़रा सेपरेट कर दिया। मार्क्स एंड set marks. Marks is my stateful variable or state variable. Set marks is when I want to update these marks. अपडेट करने से क्या मुराद है? न्यू मार्क्स को ऐड करना, डिलीट करना, किसी को मॉडिफाई करना। अगर हम इनको मार्क्स शीट को किसी जो है वो टेबल की बजाय सिंपल यूआई ज़रा रखते हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग पे फोकस रख सकें। यूएल लिस्ट में लिखें तो यू कैन राइट, ये हमने डिस्कस किया था, मार्क्स डॉट मैप। अगर यूएल लिस्ट में लेना है तो यू विल टेक ईच एम वैल्यू मार्क एंड शो इन एल आई, राइट, विद इन टैग यू विल राइट दिस एम। सो मैं जितने ये मार्क्स हैं उतने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो स्टेट के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मुझे यूज़र कोई पंगा लेगा तो कुछ चेंज आएगी ना, या खुद बैकग्राउंड पे हो या डाउनलोड हो। तो लेट्स हैव सम बटन, एक नंबर को इंक्रीमेंट का लिखा है जिस तरह शॉपिंग कार्ट में होता है, हर एक का अलग-अलग है। तो मैं हर नंबर से पहले इसको भी एक से ज़्यादा जो है वो मैं इसमें कर देता हूँ पैरेंथेसिस में। सो यूआई में लिस्ट जो आइटम है, सो लिस्ट आइटम में राइट, सो आई वांट टू हैव अ बटन, एक बटन लगा देते हैं जी प्लस का एक के शुरू में, और इंक्रीमेंट जिस तरह शॉपिंग कार्ट की एप्लीकेशन। तो हर लिस्ट आइटम में भी एम वैल्यू और प्लस माइनस के बटन हैं, तो मैं हर एक को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेपरेटली कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो पहले मैंने एक को किया, अब मैं चाहता हूँ अरे के जिस पर्टिकुलर नंबर को, इस मोर लाइक अ शॉपिंग कार्ट के साथ इमेज लिखने हो साथ, बट इट्स अ सिंपल वन। शॉपिंग कार्ट में इट शुड बी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट की प्राइस एट्रीब्यूट्स होंगे, बट इट्स अ सिंपल अरे ऑफ प्रिमिटिव्स। अब मैं चाहता हूँ कि जी अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये कितना हो जाए 40, ठीक है जी। और इसके आगे अगर हम चलें, अभी तो हम इंक्रीमेंट करते हैं, फिर आगे रिजल्ट भी लिख सकते हैं, 50 से ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल, ठीक है जी। सो वी कैन राइट हेयर रिजल्ट एज वेल। रिजल्ट को हम जो है यहाँ पे एक स्पैन में लिख देते हैं। अगर ये जो m है, अगेन अगर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, पास, अदरवाइज फेल। हर एक के साथ जो है वो पास फेल भी लिखा आ गया। 90 वाला पास है, 40 वाला फेल है, ये पास है, ये फेल। ओके, नंबर कम ज़्यादा होंगे तो पास से फेल में, फेल से पास में ट्रांजिट हो जाएगा। अगर ई कॉमर्स से आप कह लें जी क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी जब ज़ीरो पे आएगी, रन टाइम पे थोड़ा सा उसमें तो कोई थोड़ा सा ये इसको पास करने के लिए काफ़ी क्लिक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा कोई एज पे नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज इस 47 और ये बंदा जो है ये 51 पे, ठीक है जी। 47 3 क्लिक से ये पास हो जाएगा और ये 2 से फेल हो जाएगा। सो अब मैं जिस इंडेक्स पे क्लिक करूं वही इंडेक्स पर्टिकुलर पे मैंने जाके अपडेट करना है। पहले तो ये तो मैं जो है जब लूप में हूं तो मैंने दो फंक्शन बना लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ से मैंने इंक्रीमेंट करना है। ओके, आई विल राइट लॉजिक हियर और इसी तरह से डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट एज वेल एज। ऑब्वियसली आई नीड हियर इंडेक्स के किस इंडेक्स पे क्लिक किया गया है,
उस पर्टिकुलर मार्क्स के इंडेक्स पर जाकर मैं जो है वो प्लस प्लस करूंगा या इक्वल टू लिख, क्या ख्याल है? तभी कर सकता ना। सो डिक्रीमेंट के लिए आई नीड इंडेक्स, और मैं उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके माइनस माइनस करूंगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने ये तो पता है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। सो इट मीन्स मैं कह रहा हूँ ये ना इसी पे सोच रहे हूँ कुछ, इंडेक्स प्लस 1 एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग इज इंडेक्स माइनस 1। ओके, मैंने एक ही फंक्शन बना लिया, सबको इंक्रीमेंट करने का अलग अलग लॉजिक लिखने के बजाय एक ही फंक्शन में लिख दी। मैंने कहा सिर्फ वो मुझे इंडेक्स पता चल जाए जिस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का बटन है प्लस का, इसके ऑन क्लिक पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, और इसके ऑन क्लिक पे लिख दिया डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट। सो जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि ये इंक्रीमेंट इज कॉल्ड, कि ये प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं। लेट्स टेस्ट के मेरे जो है वो प्लग इन, इसको कहना प्लग इन, मैंने सही कर दिया सिस्टम। सो लेट्स हैव सम कंसोल। जस्ट बिफोर आई राइट लॉजिक आई वांट टू वेरीफाई कि ये इसको साइड पे ले आता जी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इंक्रीमेंट इज कॉल्ड। इस पे करता हूँ डिक्रीमेंट, किसी भी इंक्रीमेंट पे करता हूँ तो इंक्रीमेंट का आता है, किसी भी डिक्रीमेंट पे करता हूँ तो डिक्रीमेंट का आता है। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन तो है, लेकिन किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इंडेक्स यहाँ पे आप कैसे पास करेंगे जी? जब हम मार्क्स को मैप में यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, व्हेन यू आर टेकिंग मार्क्स एंड रेंडरिंग इन अ मैप इन LITeX, जबकि हर लिस्ट आइटम में आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया आइटम का। सो इंडेक्स कैसे आएगा? मैप जो फंक्शन है ना, वो आपको वैल्यू और साथ इंडेक्स दोनों चीजें देता है। हम इग्नोर कर देते हैं उसे, वैसे एक दो और पैरामीटर भी देता है। मार्क्स हर वैल्यू और साथ क्या पास करता है? इंडेक्स। ये इसमें डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ? इंडेक्स। बट होल्ड ऑन, हमने तो कहा था कि यहाँ पे कॉल नहीं करना, यहाँ कॉल अलाउ नहीं है। अगर HTML होता तो कॉल अलाउ होती। यहाँ सिर्फ नाम मैंने कहा था लिखना है, रजिस्टर करवाना है। हियर यू कैन नॉट कॉल, कॉल इज नॉट। ठीक है जी। अगर कॉल अलाउ होती तो फिर ये मैं इस तरह लिख देता, और इसको भी मैं इस तरह से लिख देता, और ये जो इंडेक्स आया है इसको साथ में प्रिंट करवा के देख लेता कि फॉर इंडेक्स, इस इंडेक्स के लिए कॉल हुआ है। सो यहाँ पे मैं ये लिख देता, इंडेक्स इज कॉल्ड फॉर इंडेक्स, सो आई विल राइट हियर इंडेक्स। ओके, तो लेट्स सपोज मैं गलती कर देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ, और ताकि पैरामीटर तो किसी तरीके से मैं पास कर सकूँ, बगैर कॉल के कैसे कर सकते हैं? और कॉल अलाउ नहीं है टेक्निकली, याद रखना। जब इसको मैं क्लियर करता हूँ, देखिए जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें सबके लिए खुद ही कॉल हो जाता है। ही डोंट वेट फॉर माई क्लिक, इसीलिए सिर्फ रजिस्टर करवाना है, कॉल नहीं, ताकि जब क्लिक करे वो इवेंट हो तब कॉल हो। अगर आपने कॉल करवा दी वो तो इवेंट का वेट ही नहीं करेगा, वो कॉल हो जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि असल में इसको आपने कॉल किया, इसने अनडिफाइंड रिटर्न किया, और ऑन क्लिक पे ये नहीं रजिस्टर हुआ, अनडिफाइंड रजिस्टर हो गया। सो द इशू इज
React does not allow you to call here. आपने प्रोग्रामिंग में एक ही तरीका पढ़ा है पैरामीटर पास करने का, और वो क्या है, कॉल करें तो पैरामीटर पास करें, क्योंकि और तरीका भी पढ़ा है किसी फंक्शन। तो यहां पे फिर जब आपने पैरामीटर पास करना है तो इसका देखें तरीका क्या होता है कि आप यहां पे एक वेरिएबल, यहां पे इनलाइन एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर से इसको कॉल कर देते हैं। यहां पे इनलाइन फंक्शन बनाएंगे। वो जो इनलाइन फंक्शन है, अनोनिमस फंक्शन है, नेमलेस फंक्शन है, असल में वो रजिस्टर हो रहा है जो अपने अंदर से इसको इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा है। सो यू मेक इनलाइन फंक्शन सो दैट यू कैन, ये फंक्शन रजिस्टर करवाया और ये फंक्शन इंटरनली से कॉल कर रहा है। अब आप देखें, इसको मैं क्लियर करता हूं। सो दिस अ डिफरेंट वार्निंग जिसको मैं डिस्कस करता हूं। मैं क्लिक किया, क्या कह रहे हैं, लेट्स इंक्रीमेंट, और किसके लिए, 0 के लिए। इधर क्लिक करता हूं तो डिक्रीमेंट 1 के लिए, इंक्रीमेंट 2 के लिए, इंक्रीमेंट 3 के लिए, डिक्रीमेंट 3 के लिए, 4 के लिए। हर एक जो है प्रॉपर तरीके से मुझे ये भी पता चल रहा है इंक्रीमेंट है हुआ है, डिक्रीमेंट है किस इंडेक्स पे। तो जब इंक्रीमेंट पता चल गया तो फिर तो लॉजिक सीधी सीधी है। क्या ख्याल है, फिर तो आपने उसी इंडेक्स पे प्लस करना है और उसी इंडेक्स पे, लेकिन आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस नहीं हो रहा है। इसका ना फंक्शन कॉल हो रहा है, इंडेक्स भी सही है, और प्लस पे करता हूं तो इंक्रीमेंट होता है, माइनस पे करता हूं डिक्रीमेंट, और उसी इंडेक्स पे, लेकिन ये स्टेट अपडेट नहीं हो रही। अल्टीमेटली द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड स्टेट। यहां पे अब एक लेक्चर है जिसको मैंने बहुत ही बार बार एम्फसाइज किया जब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा, और वो था डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट, जिस पे मैंने बहुत ही फोकस किया, और मैंने कहा इसका फायदा आपको रिएक्ट में जाके पता चलेगा। वो लेक्चर आपने भी खास तौर पर सुन लिया। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, रिएक्ट में स्टेट अपडेट करने का रूल ये है कि आप कभी भी स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई ना करें, हमेशा उसकी डीप कॉपी बना के स्टेट में दें। अब आप कहें पहले तो आपने ये बात नहीं बताई, भाई पहले तो एक नंबर था स्टेट में और इसकी ये खुद ही डीप कॉपी हो गई। इसमें डीप कॉपी शैलो कॉपी कौन सी? तो जब भी आप रेफरेंस टाइप ले रहे हैं, यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई स्टेट, आपको कॉपी स्टेट बना के देनी पड़ेगी। अब आपको हर तरह के स्ट्रक्चर की डीप कॉपी बनानी आनी चाहिए। फिर रिएक्ट जो है ओरिजिनल को इस कॉपी से रिप्लेस करेगा, अगर शैलो कॉपी देंगे फिर भी रिप्लेस नहीं होगा। सो यू नीड डीप। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैंने इस अरे में, अब जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन बन गया, सारी लॉजिक उस जावास्क्रिप्ट पे आ गई। अगर मैंने इस अरे की, मुझे बताएं, अब जावास्क्रिप्ट का आपका नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। अगर मुझे इस अरे की एक कॉपी बनानी है, मैं चाहता हूं कि 0 इंडेक्स पे 90 की जगह क्या आ जाए, 91 हो जाए। लेट्स सपोज 9 पहले इंडेक्स पे मैंने इंक्रीमेंट, तो आई वांट अ न्यू अरे। तो अगर मैं इसको मैं कह दूं मार्क्स है ये, तो अगर मैं यहां पे कॉपी मार्क्स इस तरह से बनाना चाहता हूं, अगर ओवरऑल कॉपी बनाऊं तो मैं लिखूंगा डॉट 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 मार्क्स, क्योंकि ये प्रिमिटिव्स के अरे हो जाएगी। ठीक है जी। और अब इस कॉपी पे मैं अपडेट कर सकता हूं, ओरिजिनल में नहीं कर सकता था कि इसके 0 इंडेक्स को प्लस प्लस कर, या जिस इंडेक्स को भी करना, ओरिजिनल को नहीं, कॉपी को। तो हियर नाउ आई कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई स्टेट। ये तो वही काम कर रहा हूं, आपने यहां रोका नहीं मुझे कि फिर आप इक्वली कर रहे हैं, आप सेट स्टेट को तो यूज ही नहीं कर रहे। ये तो आप डायरेक्ट स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कभी भी स्टेट तो अपडेट नहीं होनी। यही तो बात यहां पे इतनी देर लगा के समझाई कि डायरेक्ट इसको नहीं मॉडिफाई करना, कॉपी। और आम वेरिएबल की कॉपी करना तो कोई इशू ही नहीं है, जो भी नई वैल्यू देंगे उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। सो हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ प्रॉपर स्टेट अपडेट। तो फॉर दैट पर्पस लेट्स मेक अ copy marks, and I will say dot dot dot
मार्क्स। अब ये कॉपी आ गई, कॉपी को अपडेट कर दें इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जिस पे क्लिक किया गया है प्लस प्लस करके। मैं ओरिजिनल को तो नहीं कर सकता, कॉपी को कर सकता हूं। अब इस मार्क्स को अपडेट करने के लिए सेट मार्क्स का फंक्शन कॉल करें और आपने ओरिजिनल अरे दी थी और उसे कहें कि ये कॉपी अरे से इसको रिप्लेस कर दें कि ये नई इसकी कॉपी है। So now you can see the difference. 91, 92, 48, 49, 50। ये तो हमने लॉजिक लिखी नहीं, आप देख लें। दोबारा से देखें जरा, ये देखें सेकंड पे हमने ही फाइल लगाई थी, लेकिन जो ही ये स्टेट अपडेट होती है तो इस पर जो लॉजिक बेस कर रही है वो भी अपडेट हो रही है, ना सिर्फ वैल्यू अपडेट हो रही है। जहां जहां वो फार्मूले में हर जगह अपडेट हो, लेकिन शर्त एक ही है, डीप कॉपी बना के दें। तो सबसे ज्यादा तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाते वक्त प्रैक्टिस इसी की करवाई है, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। तो जितनी भी स्टेट कॉम्प्लेक्स हो, अब आपको इसका बनाना चाहिए डीप कॉपी बना, इसलिए इस पर मैंने टास्क दी। इस सारे प्रोग्राम में जो चीज़ समझने वाली, बाकी तो ये सारा HTML, ये जो है एक इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और दूसरा ये लॉजिक है। सही है, अगर स्टेट सही नहीं अपडेट कर रहे तो जहां मर्जी क्लिक करते रहे, कुछ नहीं चलना। तो इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे जो है वो प्लस प्लस की जगह क्या कर लें, माइनस। सो इसको रिफ्रेश करें, ये लें जी, ये लें 50 हो गया, लें जी। यहाँ हम खेल सकते हैं पास फेल में, कहीं भी किसी भी वेरिएबल के साथ आप कर सकते हैं। सर इसको ऑब्जेक्ट लेकर हम शॉपिंग कार्ट भी बना सकते हैं। बिल्कुल, उसमें जो है इसकी जगह उसका नाम लिखा होगा प्रोडक्ट का, ये उसी से इंस्पायर होती हुई डिज़ाइन वगैरह। ठीक है जी, जो भी काम करना है, अगर आपको डीप कॉपी बनानी आती सही तो आप हर काम रैंक कर सकते हैं। तो ये तो मज़े की बात होगी, आप ये इसी पे तो हमने काम सारा किया, इसी पे तो प्रैक्टिस से ज़्यादा करवाई मैंने आप लोगों की। और आप चाहते जी रिएक्ट शुरू करें, रिएक्ट कुछ है ही नहीं, रिएक्ट तो वही जावास्क्रिप्ट है जो आपने वहाँ पे पढ़ ली, यहाँ पे तो वरना रट्टा ही लगाते आप। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ रिएक्ट डेवलपर इज कि कितनी अच्छी वो लॉजिक बनाता है। और लॉजिक बिल्डिंग के लिए प्रोग्रामिंग है, लाइब्रेरी तो नहीं लॉजिक बिल्डिंग के लिए। लाइब्रेरी तो एक आपको डिज़ाइन पैटर्न दे रही कैसे लिखना है, वो आपको कह रही स्टेट अपडेट करो, डायरेक्ट नहीं करना। अच्छा डायरेक्ट नहीं तो फिर कैसे डीप कॉपी बनानी, ये नहीं रैक बता रही, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बताई। रैक ने तो ये ऑर्डर दे दिया कि डायरेक्ट नहीं छेड़ना, इसकी कॉपी बना के। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और स्टेट के हवाले से हमने जो है वो डिफरेंट एरियाज को टच किया, बट स्टिल इट्स नॉट ओवर। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा स्टेट पे ही है और उसके बाद जो है हम फॉर्म्स पे आए। स्टेट पे है, उसका नाम हमने रखा है कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट। आई विल टेक सम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी व्हेन यूज बूटस्ट्रैप टू मेक सम बूटस्ट्रैप कार्ड्स, और कार्ड्स के अंदर जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, रेफरेंस ऑफ रेफरेंसेस आ जाएंगे। अगेन इफ यू आर क्लियर अबाउट डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी तो वो भी विद इन सेकंड आप अंडरस्टैंड कर जाए, राइट। तो अभी हमने कोशिश की है केयरफुली, इसको कंपोनेंट्स में नहीं डिवाइड किया, टास्क भी छोटा सा था, ठीक है, इसको कंपोनेंट में, और मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं। ये सारा काम एक लाइन में भी हो सकता है, ये भी एक लाइन में हो सकता है, ये दोनों मिलके एक ही फंक्शन में एक ही लाइन में हो सकते हैं, यही लाइन भी हो सकते हैं। So we can further shorten it, make it more professional looking. So ultimately बहुत short सा कोड रह जाना, ठीक है। सिर्फ एक इधर एक छोटी सी लाइन लिख के तो ऊपर सब कुछ एलिमिनेट हो जाना, कर सकते हैं। Try it. You have to just use your JavaScript skills. वो React नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि ये दोनों किस तरह से कर सकते हैं। वैसे ये तो एक सेकंड में आप ख़त्म कर सकते हैं, क्या ख्याल है? ले जी ये ख़त्म कर दें, यहाँ बता दें इंक्रीमेंट करना कितना है, डेल्टा एक्स, इफ यू नो मैथ्स, ठीक है जी।
तो प्लस प्लस की बजाय प्लस इक्वल टू dx। अगर इंक्रीमेंट है तो ये इंडेक्स है और 1 प्लस करो, और अगर डिक्रीमेंट है तो फिर भी प्लस करो लेकिन -1। क्या ख्याल? अब डिक्रीमेंट तो रहा ही नहीं, फिर भी इंक्रीमेंट ही करो, राइट? फिर भी इंक्रीमेंट ही करो, लेकिन तो चाहे प्लस। अब ये फंक्शन सारा खत्म हो गया, सिर्फ एक ही फंक्शन इंक्रीमेंट भी कर रहा है, डिक्रीमेंट भी कर रहा है। क्या ख्याल? दोनों प्लस कर दिए, दूसरे में क्या लिख दें? -1। तो प्लस ही ऑपरेशन होता है मैथ में, माइनस कोई ऑपरेशन नहीं होता। माइनस कोई प्लस करना, बेसिकली हम माइनस कर, तो प्लस माइनस। तो आधा कोड तो यहीं से खत्म हो गया। दो दफ़ा एक ही लॉजिक बनाई, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं कि +1 या -1? इंक्रीमेंट में तो अंडरस्टूड है, 1 नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इंक्रीमेंट का तो मतलब ही है इंक्रीमेंट, जस्ट डिक्रीमेंट में बता दें कि -1। थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंट कर, ठीक है? इफ़ यू नीड डिक्रीमेंट टेल अस, अदरवाइज इंक्रीमेंट का मतलब ही इंक्रीमेंट होता है। तो नाउ इट मेक्स मोर सेंस। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ले लिए हमने कि ठीक है जी। थोड़ा सा आप जावास्क्रिप्ट के, तो ये अब रिएक्ट का नहीं है काम, बट इट मेक्स योर कोड मोर बेटर लुकिंग वन, मोर प्रोफेशनल। इसको ट्यून करते जाए, ठीक है जी। तो ये नहीं कि आप बहुत से फंक्शन बनाएं। इफ़ यू वर्क आउट पैरामीटर्स करेक्टली, राइट सम गुड लॉजिक, यू कैन रिड्यूस योर कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, फास्ट अपलोड डाउनलोड हो, मिनिमम लाइन ऑफ कोड में काम हो।